बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इक्विटी का जो मैक्सिमम हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इक्विटी विल नॉट सफ़र अराउंड टू बी विदाउट अ रेमेडी। तो ये फर्स्ट मैक्सिम है। इसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इक्विटी के हवाले से, यानी कि इक्विटी कोर्ट क्या, मतलब उसके फंक्शंस क्या क्या है और कॉमन लॉ कोर्ट के फंक्शंस क्या है। इक्विटी कोर्ट का जो फंक्शन है वो बेसिकली उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है जो एक जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं कॉमन लॉ के, उनकी सपोर्ट के लिए है, उनकी असिस्टेंस के लिए है। ये इक्विटी की जो कोर्ट आई थी, चांसरी कोर्ट भी इसको कहते हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक किस्म के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को ही मैक्सिम कहते हैं। अब मैक्सिम मतलब कि एक मकूला होता है, जैसे कि तो उस प्रिंसिपल को फॉलो करके कॉमन लॉ की कोर्ट के जो लेकुनास है, जो ड्रॉबैक्स है, उनको ख़त्म किया जाता है। तो इस तरह करके एक कोई अगर लिटिगेंट है, उसको प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा कॉमन लॉ की कोर्ट से, तो फिर इक्विटी की कोर्ट उन इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उसको वो जो जहाँ पे कमी है, कमी बेशी है कॉमन लॉ की कोर्ट के अंदर, तो वो फिर इसको रिमूव कर देती है और उसको प्रॉपर रिलीफ या रेमेडी मिल जाती है। तो इसी तरह ये वाला जो मैक्सिम है, इक्विटी विल नॉट सफ़र अराउंड टू बी विदाउट अ रेमेडी, इसका मतलब ये है कि इक्विटी की कोर्ट या इक्विटी लॉ जो है, इसके अंदर कोई, मतलब अगर कोई राइट दिया गया है, कॉमन लॉ के अंदर भी अगर कोई राइट दिया गया है तो फिर उसकी रेमेडी भी मौजूद है। इसका सिंपल मीनिंग तो यही है कि जहाँ पे राइट कोई एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे उसकी रेमेडी भी मौजूद होगी। तो इससे एक जो मिलता जुलता लैटिन मैक्सिम है, यू बी जस आई बी रेमेडियम। यू बी जस आई बी रेमेडियम भी इसी बात की निशानदेही करता है कि कॉमन लॉ के अंदर अगर कोई राइट ग्रांट किया गया है तो उस राइट की वायलेशन में या उस राइट की इन्फ्रिंजमेंट में जो कोर्ट्स हैं वो उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई रेमेडी ग्रांट करती हैं। तो इसलिए ये लैटिन मैक्सिम और ये वाला जो मैक्सिम है, इक्विटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी, ये एक ही इनका मीनिंग है। इनको आप अप्लाई कर सकते हैं सिमिलरली। इसके बाद मीनिंग का तो आपको आइडिया हो गया कि अगर कोई राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लॉ की सेंस के अंदर, लॉ ने किसी राइट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, तो वहाँ पर उसको इन्फोर्स कराने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। तो इसलिए अगर कोई राइट मौजूद है लेकिन उसको वायलेट कर दिया गया है तो फिर उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो कॉमन लॉ की कोर्ट की असिस्टेंस के लिए ही इक्विटी की कोर्ट वजूद में आई थी। अगर इसके बाद फिर इक्विटी की कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से, अब ये जो मैक्सिम है, इक्विटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बड़ी वास्ट है। इक्विटी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर तीन तरह की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इक्विटी को हासिल है। ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली, ज्यूरिसडिक्शन का जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग यह है कि किसी कोर्ट के पास किसी मामले को देखने के लिए कोई पावर उसको ग्रांट कर दी जाए या कोई लॉ अप्लाई करने के लिए उसको कोई इख्तियार दे दिया जाए, वो ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग में आता है। ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग है कि जो पावर है या अथॉरिटी है कोर्ट की कोई लॉ अप्लाई करने के लिए, तो उसको ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अब कुछ ऐसे केसेस थे जो कॉमन लॉ कोर्ट के अंदर, जिनका आप कह लें कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। कॉमन लॉ की कोर्ट उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाती थी, बल्कि जो एक डिस्प्यूट होता था वो डिस्प्यूट ही रह जाता था, और जो
एग्रीव्ड पर्सन होता था वो अपना रिलीफ नहीं ले पाता था। तो उस हवाले से पहली जो ज्यूरिसडिक्शन बनती है इक्विटी की वो है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि ऐसी ज्यूरिसडिक्शन जो कि डिवाइडेड ना हो, या फिर वो ज्यूरिसडिक्शन जो शेयर ना की गई हो, यानी कि किसी की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि वो उसके अंदर कोई शेयरिंग पार्टनर नहीं है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता या करता नहीं है, यूटिलाइज नहीं करता उस इख्तियार को, उस पावर को, तो वो ज्यूरिसडिक्शन होगी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। अब एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की एग्जांपल आप देख लें कि इक्विटी की कोर्ट एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन को जब यूटिलाइज करती है तो उसके अंदर आपका ट्रस्ट के जो मैटर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, क्योंकि ट्रस्ट जो कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट का वो कॉमन लॉ की कोर्ट्स उस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। इसलिए अब जो भी फ्रीक होता था एक ट्रस्ट के अंदर, चाहे वो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट हो, ट्रस्टी हो, बेनिफिशरी हो, अगर कोई अपनी लाइबिलिटी को परफॉर्म नहीं करता था तो फिर कॉमन लॉ की कोर्ट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती थी। लेकिन इक्विटी की कोर्ट ने उस ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज किया और वायलेशन करने वाले शख्स को उसके खिलाफ एक्शन लिया और फिर जिसकी रेमेडी या रिलीफ बनता था उसको प्रॉपर रिलीफ ग्रांट किया। तो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ऐसे राइट्स को इन्फोर्स करती है जो प्योरली इक्विटेबल राइट्स है। इक्विटेबल राइट्स यानी कि जिनको इक्विटी की कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है वो इक्विटेबल राइट्स हैं। इसी तरह ये जो आप इसकी एग्जांपल अगर समझना चाहते हैं तो फिर अगर एक मॉर्गेजर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करवाना चाहता है मॉर्गेजी से, तो फिर वो इस इक्विटेबल राइट को इन्फोर्स करवाते हुए वो अपना राइट लेगा। तो ये एक एग्जांपल है इक्विटेबल राइट की। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल वो ट्रस्ट वाली है, वो आप दो एग्जांपल्स इसकी कोट कर सकते हैं इसके अंदर। तो जो भी डिस्प्यूट्स हैं ट्रस्ट से रिलेटेड वो इक्विटी की कोर्ट उनको रिजॉल्व करती है। तो ये है इसकी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इक्विटी कोर्ट की, या कोर्ट ऑफ चांसरी जिसको कहते हैं। सेकंड पे है कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन ऐसी ज्यूरिसडिक्शन है जो कि कंट्रीब्यूट करती है कॉमन लॉ के, कोई डॉक्ट्रीन है, कोई उसका प्रिंसिपल है, कोई लॉ है कॉमन लॉ का, तो उसको कुछ ना कुछ इक्विटी की कोर्ट कंट्रीब्यूट करती है। अगर एक कॉमन लॉ के अंदर कुछ लेकुना है, एक उसके अंदर एक रेमेडी एग्जिस्ट कर रही है, उस रेमेडी को वो प्रॉपरली रिलीफ नहीं उससे दिया जा रहा, तो उसको कंट्रीब्यूट करती है प्रॉपर रिलीफ देने के लिए, जिसको कहते हैं एडिक्वेट रिलीफ। तो एडिक्वेट रिलीफ इसकी एक एग्जांपल दी हुई है मिस्टेक एंड फ्रॉड में। मिस्टेक एंड फ्रॉड कॉमन लॉ के अंदर उसकी रेमेडी मौजूद है, लेकिन वो रेमेडी प्रॉपर रेमेडी नहीं है। इसके इवज जो इक्विटी की कोर्ट ने रेमेडी दी है वो है रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई पर्सन कोई पार्टी करती है और वो कोई फ्रॉड कमिट कर लेती है और साथ उसके लिए वो या फिर म्यूचुअल मिस्टेक हो जाती है उन पार्टीज से, तो उस सूरत के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज़ ही नहीं रहने दिया जाएगा।
बल्कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ये साबित किया जाएगा कि इसके अंदर जो बेनिफिट ले रहा है फ्री और वो इलीगल बेनिफिट जा रहा है उसको, तो वो बेनिफिट उसने फ्रॉड के थ्रू लिया है, तो उसको साबित किया जाएगा बाकायदा तौर पर। और जब वो साबित हो जाएगा तो फिर वो मनसूख कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक रेमेडी मिल जाती है एग्रीड पर्सन को। तो इस तरह करके ये वाली जो रेमेडी थी, एक रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ये कॉमन लॉ के अंदर मौजूद नहीं थी। तो एक्विटी की जो कोर्ट है उसकी ये कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये रेमेडी एग्जिस्ट करती थी। वो एक्विटी की कोर्ट ये वाली रेमेडी या ये वाला लॉ, रेसेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यूज करके एग्रीड पर्सन को रेमेडी ग्रांट करती थी। और ये फिर इसको कहते थे एडिक्वेट रिलीफ आ गया कि प्रॉपर्टी को जो पर्सन है, जो पार्टी है, उसको एक एडिक्वेट रिलीफ ग्रांट कर दिया गया है। थर्ड पे जो ज्यूरिसडिक्शन बनती है इसकी इक्विटी कोर्ट की, वो है ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन। ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है सप्लीमेंट्री ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि हेल्पिंग ज्यूरिसडिक्शन, मुआवन उर्दू में इसको कह सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन। अब कुछ प्रोसीजर्स हैं कॉमन लॉ कोर्ट के अंदर, लीगल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं। अब उन प्रोसीजर्स को कॉमन लॉ कह लें कि आप उनको फॉलो नहीं करता था, या कॉमन लॉ के अंदर वो प्रोसीजर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो वो ऐसे प्रोसीजर्स जो थे वो इस इक्विटी कोर्ट ने दिए, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक विटनेस को कंपेल करना कि अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई अकाउंट बुक्स हैं, ठीक है, या फिर कोई पार्टी है, वो एविडेंस उससे लेनी है कोर्ट ने, तो उसको कंपेल करना कि आप कोर्ट में आए और इसके बारे में जो मैटर कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में आके एविडेंस दें, और ताकि प्रॉपर रिलीफ उस एग्रीड पर्सन को मिल सके। तो इस तरह लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो इक्विटी कोर्ट ने एक प्रोसीजरल रेमेडी दी, तो उसको ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह ये तीन तरह की ज्यूरिसडिक्शंस हैं जो इक्विटी कोर्ट ने दी है कॉमन लॉ की कोर्ट को असिस्ट करने के लिए। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखते हैं इस मैगजीन की। इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी, या फिर यू बी जस्ट आई बी रेमेडियम लैटिन मैगजीन। तो इसकी एप्लीकेशन एक केस था एशबे वर्सेस वाइट। ये कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच में केस चला और ये फैसला हुआ 1 जनवरी 1703 में। इस केस के अंदर एशबे जो था ये एक वोटर था और इसको वोट कास्ट करने का राइट नहीं दिया गया था, और जो वाइट था वो एक रिटर्निंग ऑफिसर था। अब राइट टू वोट बेसिक राइट था, फंडामेंटल राइट था। कॉमन लॉ कोर्ट, अब एशबे जो था ये कोर्ट में चला गया उस रिटर्निंग ऑफिसर वाइट के खिलाफ। तो जहाँ पर इसका ये जो फंडामेंटल राइट था, बेसिक राइट था इसका कि वोट ये कास्ट करे, चाहे इसका कैंडिडेट हार जाता है इलेक्शन में या जीत जाता है, वो एक सेपरेट इशू है। क्योंकि इसका ये फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ था, वायलेट हुआ था, तो फिर कोर्ट ने इसकी फेवर में फैसला दिया और इस तरह करके इसके राइट को रिकॉग्नाइज किया गया।
फिर इसके बाद इसकी एप्लीकेशन अगर देखते हैं तो सेकंड एप्लीकेशन इसकी ये हो सकती है या होगी कि अगर कोई डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ एक प्लेंटिफ केस लेके अदालत में आया हुआ है और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उस मुकदमे के हवाले से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो पोजेशन में नहीं है उसके उस प्लेंटिफ के, वो डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट के पोजेशन में है, मुद्दा अलग के पोजेशन में है वो डॉक्यूमेंट। अब कॉमन लॉ कोर्ट जो थी वो इस तरह के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करवा सकती थी, लेकिन इक्विटी कोर्ट ने ये एक प्रोसीजर बताया कि आप अगर ऑपोजिट पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है और वो कोर्ट में नहीं लेके आ रहा, तो फिर आप कोर्ट को ये एप्लीकेशन देंगे कि वो जो डॉक्यूमेंट है इस मुकदमे के लिए नहायत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, उसके बगैर मुकदमा जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चलाया जा सकता, तो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। तो फिर उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए कोर्ट उस डिफेंडेंट को कंपेल करेगी कि आप वो डॉक्यूमेंट लाजमी तौर पर कोर्ट में पेश करें। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। तो इस तरह करके कोर्ट प्रॉपर डिसीजन करती है ये वाले इस मैगज़ीन को यूज़ करते हुए, यूटिलाइज करते हुए। इसके बाद मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दी थी कि मॉर्टगेजर है। जब मॉर्टगेजर कोई लोन लेता है और सिक्योरिटी के तौर पर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसके हवाले कर देता है मॉर्टगेजी के हवाले, तो जब उसका जो डेट है वो ड्यू हो जाता है, अब मॉर्टगेजी जो है उसके पास ये राइट है कॉमन लॉ के अंदर कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे और अपना जो उसका लोन है या जो डेट है वो रिकवर कर ले उस प्रॉपर्टी से। अब अगर बाद उस मॉर्टगेजर के पास वो लोन की रकम या जो उसने डेट लिया होता है उसके पास आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो वो कॉमन लॉ के अंदर वो रिडीम नहीं करवा सकता था अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे उसके पास जितने भी पैसे आ जाए, तो फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं करवा सकता था। लेकिन इस मैगज़ीन को अप्लाई करते हुए उसको उसका जो राइट था उसको उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस लैंड के ऊपर वो इक्विटेबल राइट कंसीडर किया गया। और फिर जब अगर राइट उसका एग्जिस्ट कर रहा है तो लाजमी तौर पर उसको रेमेडी भी उसकी देनी चाहिए या देनी होगी। तो इसलिए फिर उस चाहे जो मॉर्टगेजी है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे भी लगवा लिया हो, तो फिर भी वो वापस उसको उस मॉर्टगेजर को दे दी जाएगी जब वो अपने लोन की रकम वसूल पा लेगा। तो इसके बाद इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन के लिए ये है कि जो राइट है, ये वाला मैगज़ीन राइट उस राइट को रिकॉग्नाइज करता है जो लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हो, यानी कि वो लीगल राइट बनता हो किसी पार्टी का, तभी ये वाला मैगज़ीन अप्लाई हो सकता है। और अगर कोई मॉरल राइट है, किसी का मॉरल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो वहाँ पर ये मैगज़ीन अप्लाई नहीं होगा। हवाले से इस मैगज़ीन में से जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन पढ़े थे कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, उसके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो इसके अंदर आ सकते हैं वो आप देख लें। मैं आपको कुछ हैं जो मैंने लिखे हुए थे वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जिस तरह
यू बी जस्ट आई बी रेमीडियम, तो इससे रेलेवेंट मैगज़ीन कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन किया जा सकता है। नीचे 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं मैगज़ीन की, तो एक ये हो सकता है इक्विटी विल नॉट सफ़र लॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। तो इसके बाद इक्विटी फॉलोज द लॉ, ये हो सकता है इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, ये हो सकता है। तो इनमें कोई करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करने के लिए एक आपको ऑप्शन चूज़ करना होगी जो राइट आंसर होगा। तो इस तरह करके ये क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर इसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चंस आ सकते हैं इस मैगज़ीन से हटकर, इक्विटी से मतलब, इक्विटी की एप्लीकेशन के मतलब, और इक्विटी की ये आ सकता है क्वेश्चन, इक्विटी हैड नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल इट्स गैप्स, ये क्वेश्चन है। इसके नीचे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 1 है ट्रू, ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 है फॉल्स, और ऑप्शन नंबर 3 है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन देखेंगे, इक्विटी हैड नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल इट्स गैप्स। तो ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है इसका आंसर ट्रू बन रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ट्रू है, क्योंकि एक इक्विटी जो है वो फुलफिल करने के लिए आई है उस कॉमन लॉ को, उसके गैप्स को, लैकुनास को। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, इन रियलिटी equity was in conflict with the common law. In reality, equity was in conflict with the common law. Options: number 1 true, number 2 option number 2 false, option number 3 है none of the above। तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इक्विटी वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉमन लॉ, ऐसा नहीं था, बल्कि इक्विटी was in assistance in support of the common law. फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, इक्विटी मीन्स, इक्विटी मीन्स नंबर 1 ऑप्शन मोरालिटी, सेकंड ऑप्शन नेचुरल जस्टिस, थर्ड ऑप्शन अपराइटनेस, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इक्विटी मीन्स डैश, मोरालिटी, नेचुरल जस्टिस, अपराइटनेस, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा है, पढ़ा है कि इक्विटी है वो मॉरल बेस पे भी है, कॉन्शियस बेस के ऊपर भी है, नेचुरल जस्टिस भी है इसके अंदर, अपराइटनेस भी है। ये तीनों ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद है इक्विटी के अंदर, इक्विटी के मीनिंग के अंदर। तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट, यू बी जस्ट आई बी रेमीडियम मीन्स, इस तरह भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये यू बी जस्ट आई बी रेमीडियम लैटिन मैगज़ीन है, उसका मीनिंग पूछा गया है। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, देयर इज अ रॉन्ग विदाउट रेमेडी, सेकंड ऑप्शन देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ द अबव।
देयर इज़ अ रॉन्ग विदाउट रेमेडी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो करेक्ट है वो है सेकंड ऑप्शन, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, जो हम अब आज पढ़ रहे हैं मैक्सिम, उसका मतलब यही है, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। जी, इसके बाद इसके अंदर इक्विटेबल राइट के बारे में देख लेते हैं। इक्विटेबल राइट कौन सा राइट होता है? एन इक्विटेबल राइट इज अ लीगल राइट guaranteed by equity as opposed to a legal right which derives authority from a legal source. For example, beneficial interest. Beneficial interest mean interest of beneficiary. ट्रस्ट के अंदर जो बेनिफिशरी का राइट होता है वो इक्विटेबल राइट होता है। अब लीगल राइट क्या है? लीगल राइट इन शेप ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो भी राइट्स मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हों या देते हों वो आ जाएंगे लीगल राइट्स के अंदर। इन कॉमनली जो मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं राइट्स, उनको लीगल राइट की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसके अलावा बकिया जो है उनको इक्विटेबल राइट्स के अंदर शामिल किया जाता है, जैसे कि बेनिफिशरी का राइट जो होता है एक ट्रस्ट के अंदर। तो इस तरह ये आप इक्विटेबल राइट और लीगल राइट को डिफाइन कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वेयर इक्विटीज आर इक्वल लॉ मस्ट प्रिवेल। वेयर इक्विटीज आर इक्वल लॉ मस्ट प्रिवेल। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, थर्ड है नन ऑफ द अबव। तो अगर इक्विटीज इक्वल है, एक जैसी हैं, तो लॉ मस्ट प्रिवेल, ये मतलब कि करेक्ट मैक्सिम है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन यानी। फिर आगे एक क्वेश्चन है, द ऑर्डिनरी रिलीफ बाय वे ऑफ डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग्स इज जनरल रिलीफ। The ordinary relief by way of damages for civil wrongs is general relief. तो ऑप्शन है ट्रू, नंबर वन ऑप्शन इज ट्रू, नंबर 2 ऑप्शन फॉल्स, नंबर 3 ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस तरह इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर 1, यानी कि ये ट्रू है, यानी कि जो डैमेजेस है वो जनरल रिलीफ है। इस तरह ये आज का हमारा लेक्चर था। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।